नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का अपना ये जो सेशन है उन छोटे भाई बहनों के लिए है जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन घर में परिवार में ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जो 12वीं के बाद में सही तरीके से गाइडेंस उन्हें मिल सके, सही तरीके से मार्गदर्शन दे सके कि करना क्या है। जैसे ही 12th करके आप लोग आते हैं, मैं यहाँ पे अपने छोटे भाई बहनों को संबोधित करते हुए ही कहूंगा, जैसे ही आप 12th करके आते हैं तो या तो आपके घर में कोई गाइडेंस करने वाला है तो आपको पहले से पता होता है कि क्या करना है। कुछ बच्चों के दिमाग में पहले से ये भी क्लियर होता है कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, कि रुचि किस फील्ड की है। तो कईयों का सपना होता है कि मुझे पुलिस में जाना है, तो वो फिर पुलिस विभाग की तैयारी करते हैं। कईयों का सपना होता है कि मुझे जो है फोर्स में जाना है, तो फिर वो फोर्स की तैयारी करते हैं। कईयों का सपना होता है मुझे टीचर बनना है, तो ये उनकी तैयारी करते हैं। आज का ये जो वीडियो है अपना बीएसटीसी और डीएलएड से रिलेटेड, डीएलएड अब वर्तमान में कहते हैं, पहले बीएसटीसी कहा जाता था, उससे रिलेटेड संपूर्ण गाइडेंस मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी रहती है, आगे क्या किस तरीके से आपको कॉलेज मिलती है और आगे क्या स्कोप होते हैं, यानी कि टीचर बनने तक का सफर यदि कोई विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनके लिए ये यहाँ से शुरुआत हो सकती है। अपन बेसिक से बात करेंगे कि क्या है कैसे है। अभी डीएलएड की विज्ञप्ति आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द विज्ञप्ति आ जाएगी। भी पिछली वाली विज्ञप्ति को आधार बनाते हुए मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है क्लियर कर दूंगा और विद प्रमाण जो है आप देख पाओगे कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा और इस कवर कैसे करना है, क्या कोचिंग की जरूरत पड़ती भी है या नहीं पड़ती है, क्या बिना कोचिंग भी किया जा सकता है, कोई फ्रेशर्स स्टूडेंट है तो वो कवर कर सकता है नहीं कर सकता, सारी बातें। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उस पर भी बात करेंगे, बेस्ट बुक क्या रहनी चाहिए आपकी और कोचिंग जरूरी है या नहीं है, इन सब पे, और फिर इनको वास्तव में कैसे बुनाया जाए और कैसे इसमें ये प्रवेश पूर्व परीक्षा होती है। इसके बाद में आपको कॉलेज मिलती है, उसके बाद में आप उसमें बीएसटीसी, पहले बीएसटीसी कहते थे, डीएलएड करते हो। डीएलएड करने के बाद में आप लेवल प्रथम के लिए एलिजिबल हो जाते हो और फिर गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालती है तो आप लेवल प्रथम का एग्जाम देकर अपने सपने को साकार कर लेते हो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर लेते हो। तो जो 12th करके बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एसटीसी वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे। अभी देखो, पिछली जो वैकेंसी थी, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसके अपने मैंने आधार बनाकर आप लोगों को, देखो इसमें ये 2022 वाला जो विज्ञप्ति थी उसको, क्योंकि अभी तो आई नहीं है, उस विज्ञप्ति को आधार बनाते हुए मैं एक एक चीज बता दूंगा आपको। मैं आपको ये भी कि इनमें क्राइटेरिया क्या रहता है, आप योग्यता क्या है, आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है उस पर भी अपन बात करेंगे। इसके अलावा सिलेबस क्या रहता है, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक एक चीज पे आपको लेकर जाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए आपके पास में, इसके बाद में शायद ही आपको कहीं भटकना पड़े, सारी चीजें आपको, सारे सवालों के जवाब इसी में मिल जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों इस चीज की कि पहले जो है ना ये बीएसटीसी एग्जाम कहलाता था, ये जो है उनकी विज्ञप्ति थी, इसी को मैं आपको लेकर बता रहा हूं। पहले जो है यहां पे भी देखोगे आप, राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में डीएलएड, सामान्य या संस्कृत जो भी है उसके अंदर पूर्व में बीएसटीसी कहलाता था। ठीक है, पहले इसे बीएसटीसी के नाम से जानते थे। ये किस लिए होता है ये भी बता दूं मैं। यहां पे आप यदि तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करते हो, अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रेड होते हैं अलग अलग, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बोलते हैं जिसे, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं जिसे, और थर्ड ग्रेड जिसे अध्यापक बोलते हैं। ठीक है, ग्रेड थर्ड कहा जाता है। ग्रेड थर्ड के अंदर दो लेवल होते हैं, एक तो होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। ये लेवल 2 जो होता है ना, इसके लिए जो लेवल 2 जो होता है इसके लिए आपको पीटीईटी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? पीटीईटी करनी पड़ती है। और जो लेवल 1 होता है इसके लिए आपको ये डीएलएड करनी पड़ती है, प्री डीएलएड, या जिसे बीएसटीसी कहते थे। तो पीटीईटी का मतलब यह है, आपको यदि बीएड कॉलेज में प्रवेश लेना है तो आपको पीटीईटी एग्जाम देना पड़ेगा जो एंट्रेंस एग्जाम है, और आपको एसटीसी के कॉलेज में यानी डीएलएड के कॉलेज में एग्जाम लेना, एंट्रेंस लेना है तो आपको प्री डीएलएड क्या ये पूर्व परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके ये कौन करते हैं पीटीईटी? इसके लिए जो है आपके पास में स्नातक होना चाहिए, एक तो ये बात हो गई। यदि 12वीं के बाद सीधा इसमें जाना चाहते हैं तो भी विकल्प है। यदि स्नातक है तो यानी कि आपने 12वीं के बाद में 3 साल तो स्नातक के दिए और 2 साल इस कोर्स के देंगे आप, तो आपके 5 साल जाएंगे। यदि 12th के बाद में सीधे ही आप इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर एंटर करते हो तो आपके जो है 4 साल का ये कोर्स हो जाता है। ये अपन किसी और वीडियो में इसकी बात करेंगे पीटीटी से संबंधित। ठीक है,
इसकी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज अपन बात कर रहे हैं L1। L1 कब होता है? L1 होता है 12th के बाद, 12वीं के बाद। यदि आप मतलब बहुत जल्दी ही नौकरी ले लेना चाहते हो, और इसके फायदे क्या है ये भी बताऊंगा मैं। एसटीसी और पीटीईटी के अलावा इनमें फायदे क्या होते हैं? जब L2 में विद्यार्थी जाते हैं तो L2 के अंदर आप देखो ग्रेड 3rd के लिए भी एलिजिबल होते हैं, आप ग्रेड 2nd के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में फिर स्नातकोत्तर यानी कि एमए भी होनी चाहिए, लेकिन बीएड जरूरी है। यहां ये जो है सिर्फ तृतीय श्रेणी के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन फायदा क्या है? आप सेकंड ग्रेड और इनके लिए एलिजिबल यहां नहीं होते, लेकिन फायदा क्या है कि यहां पे जो वैकेंसी बाद में निकलती है ना, गवर्नमेंट की टीचर की जो वैकेंसी निकलती है, वहां पे सारे ही पोस्ट एक साथ आती है और सारा कंपटीशन, यहाँ पे पोस्ट डिवाइड हो जाती है सब्जेक्ट के अनुसार L2 में। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, ये फायदा रहता है। 12th के बाद सीधे 2 साल का कोर्स करके आप कंपटीशन फाइट करके और नौकरी ले सकते हो। तो ये तो हो गया आपके फायदा क्या है और कौन कर सकता है उसकी बात। तो ये चलता था, ये आप यहां से समझ चुके हैं, और जब वैकेंसी आएगी तब भी आपको सूचना दे दी जाएगी कि ये है। अच्छा, आगे चलते हैं अपन। अब बात करें साथियों कि इसमें पात्रता क्या है। ठीक है, पात्रता का मतलब है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल है या नहीं। तो देखो, शैक्षणिक योग्यता मेन रूप से ध्यान रखनी है। उम्र में तो लगभग सभी बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता में आपको ध्यान रखना है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा, इसका मतलब है आपको 12वीं क्लियर करनी है, 12th। ठीक है, आपके पास में 12th की डिग्री होनी चाहिए, और न्यूनतम अंक प्रतिशत यहां पे ये ध्यान रखना कि ये कैटेगरी यहां पे दे रखी है। यदि आप जनरल से हैं, सामान्य से हैं, सामान्य वर्ग से, तो आपको 50% अंक 12वीं में लाने जरूरी है। 50% होने चाहिए, तब आप इस प्रवेश पूर्व परीक्षा में बैठ सकते हैं। यदि आप अन्य किसी कैटेगरी से हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, दिव्यांग या और तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता वगैरह ये कैटेगरी, इन सभी में 5% का रिलैक्सेशन है। 5% का रिलैक्सेशन हो गया तो कितने हो गए? 45% एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, 45% यदि आपके पास में अंक है 12वीं के बाद तो आप इसमें एलिजिबल हो। अब यहां पे एक चीज इन्होंने क्लियर कर रखी है कि 50% वाली कैटेगरी में यदि 49.99 भी है, या 45 वाली के अंदर 44.99 भी है, तब भी आप आवेदन के लिए अयोग्य है, यानी कि पूरे ही होने चाहिए। अब कई जने कहते हैं ना कि पॉइंट 50 के बाद तो पूरे हो जाते हैं, उसको पूरा मानते हैं। यहां पे इन्होंने ये मेंशन कर दिया कि वो पूरे नहीं माने जाएंगे, आपको 50 पूरे अर्जित होने चाहिए उसके अंदर। तो ये होगी आपकी योग्यता वाली बात की ये है। ठीक है, अब साथियों आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि आपको इस एग्जाम की तैयारी के लिए जो आप प्रश्न पत्र देंगे या आप जो तैयारी करेंगे उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मतलब प्रश्न पत्र कैसा आएगा, कौन से सवाल कितने आने हैं उनके बारे में। क्योंकि 12वीं के बाद में बच्चे नए होते हैं तो काफी सारी चीजें समझ नहीं पाते हैं कि क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं इस चीज के अंदर आपको सारी ही यहाँ से मदद दे दूंगा कि हाँ ये चीज है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, देखो समझना इस बात को, प्रश्न पत्र की संरचना। प्रश्न पत्र 4 खंडों में होगा। 4 खंडों में होने का मतलब ये नहीं है कि 4 दिन अलग अलग होगा। 4 खंड है, यानी कि एक बुकलेट है, एक बुकलेट के 4 खंड, अ, खंड ब, खंड स ऐसे अलग अलग है, यानी कि वो डिवाइड किया हुआ है, लेकिन एक ही दिन एक ही समय एग्जाम होता है। ठीक है, अब उसके अंदर विभाजित किया हुआ है। प्रश्नों की कुल संख्या 200 प्रश्न कुल आएंगे और सभी बहुवैकल्पिक होंगे। देखो 200 प्रश्न आएंगे, कुल प्रश्न कितने आएंगे? 200। और एक प्रश्न का अंक कितने होंगे? एक प्रश्न होगा 3 अंकों का, 3 अंकों का, यानी 3 दूनी कर दो आप, टोटल जो अंक होंगे वो 600 होंगे। और इन 600 अंकों में से आपके कितने आए हैं उसके आधार पे आपको काउंसलिंग के आधार पर फिर कॉलेज मिलती है। उस कॉलेज को मिलने के बाद में फिर देखो, क्योंकि सूची होती है पूरी, आप भरते हो बहुत सारी कॉलेज, फिर चॉइस के अनुसार और आपकी रैंक के अनुसार कॉलेज मिलती है। तो इस परीक्षा को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अच्छी बेहतर कॉलेज चाहिए, पसंदीदा चाहिए, तो उसमें अच्छे अंक अर्जित करने जरूरी हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, ये मैंने आपको बता दिया। 3 अंकों का प्रत्येक प्रश्न, यानी 600 नंबर का, 3 दूनी 6, 600 नंबर का पेपर है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा। देखो पात्रता परीक्षाएं जितनी भी होती है ना, ये भी पात्रता परीक्षा है एक तरह की, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। नेगेटिव मार्किंग का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10 प्रश्न सही किए, 10 प्रश्न अटेंड किए, 10 प्रश्न में से आपके 5 ही सही है और 5 गलत है, या 6 सही है 4 गलत है, या 7 सही है 3 गलत है। अब जैसे 3 गलत है तो वो 3 अंक जो प्रश्न है उनके अंक तो मिलने नहीं है,
लेकिन जो सही किए हैं उसमें से भी 1/3 अंक काट लिए जाते हैं, जो आपके सही है वो होती है नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि प्रश्न आप पूरे ही अटेंड कर सकते हैं। ये होता है नेगेटिव मार्किंग कंपटीशन एग्जाम में। जैसे ही आप जो है कंपटीशन एग्जाम में आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीजें पता चलने लग जाएगी। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग के आपको निकाल देने, आपको सारे प्रश्न अटेंड करने हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर देके आने, सीधा यही दिमाग में रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब प्रश्न पत्र आएंगे कैसे कि देखो, एक तो आएगा आपके खंड मानसिक योग्यता का, इसे बोला जाता है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? मेंटल एबिलिटी। इसके अंदर रीजनिंग के सवाल आते हैं, आप रीजनिंग कह सकते हो इसे। तो मानसिक योग्यता के रीजनिंग के सवाल आते हैं, ये बहुत अहम पार्ट रहता है इसके 50 प्रश्न आपको मिलते हैं, और एक प्रश्न है 3 अंक का, तो कितने हो गए? 150 अंक। राजस्थान की सामान्य जानकारी, फिर ये इंटू 3, तो ये आ गए। ये 2 चीजें जो है ना साथियों, ये बहुत ज्यादा अहम रोल रखती है। यदि आप देखोगे यहां तो 50-50 अंक का वेटेज है। अब यहाँ पे विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी होता है कि अभी जो है जिले परिवर्तन हुए हैं, ये तो फर्क पड़ेगा या नहीं। तो जिले सिर्फ कहने से, घोषणा करने से धरातल पर नहीं आ जाते, उसके लिए बहुत सारी जो गणित लगती है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। मानकर चले 4 से 6 महीने तक जिले अस्तित्व में आने नहीं है, समय लगेगा उनमें। तो आपके जो एसटीसी का एग्जाम होने वाला है, प्री बीएसटीसी का, उसके अंदर जिले परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको तो 33 जिले और 7 संभाग वाली संरचना को ही पढ़ना है, यानी जो जीके राजस्थान का चला आ रहा है उसे ही पढ़ना है। नए जिले क्या बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है ये चिल क्लियर होगी। इसे बोलते हैं टीचर एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। टीचर एप्टीट्यूड, ये जो है ना, इन्हें मैं फ्री के नंबर मानता हूं। जो विद्यार्थी कॉमन सेंस रखता है अच्छा खासा, कॉमन सेंस वाले इसके अंदर पूरे नंबर ले लेते हैं, और ये बहुत अच्छा फील्ड है यहां से, क्योंकि ये जो है इनके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है। अभी से पहले आपने इतना पढ़ा नहीं होता है इनको, और यहाँ पे मेहनत कम है, नंबर फ्री फोकट के हैं। कैसे है फ्री फोकट के नंबर? कि यहाँ पे है ना कॉमन सेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आपकी मानसिकता को परखा जाता है टीचर के लायक। कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है वो लेट आता है, तो आप क्या करेंगे भाई? अपने दिमाग में भले आए कि यार वो रोज रोज लेट आता है, तो आप भले दिमाग में आके एक दे खेचन, लेकिन वहां पे देनी नहीं है। वहां पे आपको पॉजिटिव वे में, जितना सकारात्मक होकर सोच सकते हैं उतना पॉजिटिव सोचो। फिर वहां ऑप्शन मिलेंगे आपको कि आप जो है उसको खींच के रैप्टा लगाएंगे, मतलब भाषा ये नहीं मिलेगी खींच के थप्पड़ लगाएंगे, ये मिल सकती है। आप जो है उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो लेट क्यों आया। आप उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, या आप उदासीन रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब आपकी समझ को जांचना चाहता है यहाँ एग्जामिनर, क्या आप क्या करोगे? तो आपने यदि कह दिया कि मैं तो खींच के थप्पड़ लगाऊंगा, तो वहां 0 नंबर मिल जाएंगे। पहले ऐसा था कि पहले वेटेज के अनुसार नंबर मिलते हैं, बिल्कुल सही है तो 3 नंबर, फिर 2, 1 ऐसे। अब जो है सीधा या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वाला हिसाब है। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वे में आपको उत्तर करना होता है। इसमें थोड़ा सा अभ्यास कर लो ना आप, थोड़े सी प्रश्न देख लो, तो आप इसके उत्तर निकाल सकते हो, और ये फ्री के नंबर है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं विद्यार्थी, तो यहाँ पे आपके लोड कम हो जाएगा। आपको पढ़ना होता है राजस्थान जीके, और आपको पढ़ना होता है मेंटल एबिलिटी। ये देखो कितने हो गए, 150 प्रश्न हो गए। कितने हो गए? 150 प्रश्न, यानी कि 450 नंबर तो हो गए यहीं से। अब आपके लिए बेनिफिट क्या होता है? 12th तक आप हिंदी और इंग्लिश जो है अनिवार्य विषय में पढ़ के आते हैं। यहाँ पे 20 प्रश्न आपको मिलते हैं अंग्रेजी के, जो 60 नंबर के होंगे, और संस्कृत या हिंदी में से एक चुनना होता है। तो ज्यादातर जो है विद्यार्थी हिंदी को चुनते हैं, जिनकी संस्कृत अच्छी होती है वो संस्कृत को चुन लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अनिवार्य विषय के अंदर आप पढ़ के आते हैं, तो आप लोगों का बहुत अच्छा यहाँ पे पकड़ होती है, तो आप यहाँ पे भी मार्किंग कर जाते हैं। अब यहाँ पे है ना सिर्फ व्याकरण पूछी जाती है। क्या है सिलेबस वो भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई साहित्य उठा के पूछ लिया, वो नहीं है। व्याकरण पूछी जाती है, तो ये रहता है परीक्षा का पैटर्न। यानी कि यहाँ पे पकड़ देखो, मानसिक योग्यता रीजनिंग वाले होगी, राजस्थान जीके है, यहाँ इंडिया का नहीं है, टीचर एप्टीट्यूड फ्री फोकट के नंबर है, और ये आप अभी अभी 12th करके पढ़कर आते हैं, तो बेहतर तरीका है ये। यहां से ये तो पढ़ के आते हैं, इसको तो अभ्यास करो। व्याकरण ज्यादातर जो है अभ्यास उदाहरण देखने से अच्छी होती है, उदाहरण मिलाने से होती है। यहाँ पे भी अभ्यास की बहुत जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे आपको याद करने पड़ते हैं चीजें। ये सिर्फ आपको समझ विकसित करनी है। ये हो गया आपके कि प्रश्न पत्र होगा कैसा, ठीक है, ये चीज। अब अपन बात करते हैं साथियों कि इसका सिलेबस क्या है। शॉर्ट सिलेबस जो है ये विज्ञप्ति के अंदर जो दे रखा था वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये मैं टेलीग्राम पे अपने गौरव ज्ञान धारा के नाम से जो टेलीग्राम है उस पर मैं PDF इसकी उपलब्ध भी करवा दूंगा। और यदि किसी को डिटेल सिलेबस जानना है इसका,
तो डिटेल सिलेबस भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। यदि आपके कोई छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप ये चीज साझा कर सकते हैं। और जो बीएसटीसी की यानी 12th करके विद्यार्थी आए हैं बीएसटीसी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो अपने आसपास छोटे भाई बहन हैं उन तक ये पहुंचाए ताकि सही मार्गदर्शन सही व्यक्ति तक पहुंच सके। यहाँ पे बात करते हैं अब मेंटल एबिलिटी की, ठीक है। अब इसके अंदर रीजनिंग भी हो गया, दो वस्तुओं का आंसर की, ये मतलब पूरे टॉपिक जो है ये मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के अंदर के आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें मैं डिटेल सिलेबस भी आपको डाल दूंगा और ये चीजें जो है ना ये आप स्वयं पढ़ लेना कि इनमें क्या क्या है, ठीक है। मैं यहाँ एक एक बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आखिर में वही चीज है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें ये सारे टॉपिक दे रखे हैं लेकिन मैंने आपको कहा ना आपको पॉजिटिव वे रखते हुए उत्तर करना है, बस आप निकाल दोगे, इसमें बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। फिर आगे लैंग्वेज एबिलिटी, इसमें इंग्लिश तो करनी है, हिंदी या संस्कृत में से एक लेनी है। तो देखो हिंदी के अंदर यदि देखोगे तो पूरे व्याकरण है, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य शुद्धि, ये जो है ना नंबर बहुत यहाँ पे अच्छे पाए जा सकते हैं। आपको मेहनत सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगी, एक तो रीजनिंग में पड़ेगी, एक पड़ेगी आपको कहाँ जीके याद करने में। तो जो विद्यार्थी, देखो अब बात करें कि सर कोचिंग करनी जरूरी है या नहीं है, जहां तक देखो मेरी बात समझना, यदि आपके अंदर एक मेंटेलिटी यही है कि कोचिंग बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए तो फिर कोचिंग करने के अलावा कोई विकल्प रहता नहीं है। लेकिन इसमें भी पढ़ने के दो विकल्प होते हैं विद्यार्थियों के पास। एक तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो जो आजकल एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, एक आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। अब ऑफलाइन कोचिंग बहुत सीमित हो गई है और जो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है वो कम भी है, और ऑफलाइन में निश्चित रूप से आपको आर्थिक वहन ज्यादा करना पड़ता है, ऑनलाइन में इतना आर्थिक वहन नहीं होता। एक ऑप्शन आपके पास में रहता है कि किसी भी कोचिंग संस्था का कोर्स आप खरीद के ऑनलाइन उससे पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास में रहता है हर टॉपिक का और हर चैप्टर का आपको यूट्यूब पे कोई ना कोई बेस्ट टीचर का वीडियो मिल जाता है। यदि अपने चैनल की बात करें तो मैंने राजस्थान जीके पूरा करवा रखा है, पूरा ही करवा रखा है और ट्रिक से याद करवाया है, और बेहतर तरीके से विद्यार्थियों ने सेकंड ग्रेड और रेट देकर उसमें अच्छे नंबर हासिल किए हैं, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है। यदि किसी को क्या, हाँ हमें तो बस मतलब पढ़ना बेहतर है लेकिन जो है आर्थिक सक्षम नहीं है, या आर्थिक सक्षम हो भी ना तो आप एक पेड कोर्स से अच्छा कंटेंट अपने चैनल पे जाके पढ़ सकते हो। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप नोट्स बना के बेहतर तरीके से याद कर सकते हो। दूसरा कि अपनी मेंटेलिटी यही है कि नहीं कहीं से कोर्स खरीद के ही पढ़ा जाए, तो वो भी विकल्प आपके पास रहता है, आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा ये होता है आप एक अच्छी सी पुस्तक, बढ़िया सी कोई गाइड ले लें, क्योंकि इतनी सारी आप ऑथेंटिक लेने जाओगे तो उन्हें कवर नहीं कर पाओगे, और यहाँ पे विद्यार्थी नए होते हैं तो गाइड ही बेस्ट विकल्प रहता है। एक अच्छी सी गाइड ले ली अपन ने, और जो वीडियो समझ में नहीं आए सर्च किया, देखा, समझा और तैयारी हो जाती है। तैयारी अभी से शुरू करनी जरूरी है, क्योंकि एंड टाइम पे जब आप नए होते हैं 12th करके आए हुए, तो आप एंड टाइम पे उसे भुना नहीं पाते और फिर प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी तक इस प्रेशर को झेलने की आदत भी नहीं होती है और फिर जल्दी से प्रेशर में आ जाते हैं। तो यहां से अभी से तैयारी करनी शुरू करोगे तो पिछली यदि वैकेंसी देखे, पिछले एग्जाम जो इसका अक्टूबर में हुआ था, अगस्त में विज्ञप्ति आई थी, अक्टूबर के अंदर एग्जाम हुआ था, तो अभी भी काफी सारा समय है। 4-5 महीने का जैसे समय आपको मिलता है, 4 महीने आप दे देते हो ना, आप बेहतर तैयारी करके अपनी पसंदीदा कॉलेज को ले सकते हो। यदि बात करें कि पुस्तक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो देखो मार्केट में बहुत सारे विकल्प आपके पास होते हैं, आप वहां जाकर पुस्तक देख सकते हो। यहाँ पे मेरी खुद की भी पुस्तक आती है जिसके अंदर राजस्थान के प्रतिष्ठित लेखक और शिक्षकगण ने कार्य किया हुआ है, जो च्यवन प्रकाशन से आती है। ये सरल भाषा के अंदर और बेहतरीन कंटेंट के साथ में दी हुई है। अच्छा, इसलिए ये बेस्ट नहीं बताऊंगा ये कि मैंने इसमें काम किया है। यहाँ पे विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों से संबंधित जो उनको गाइडेंस करने वाले लोग हैं, उन्हें खुद जाकर आकलन करना चाहिए कि वास्तव में जो है इसके अंदर दम है या नहीं है। 4 महीने के अंदर आप बेहतर तैयारी करके इसे निकाल सकते हैं, और ये पूरे राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान, सभी पुस्तक विक्रेता जो कंपटीशन बुक्स की किताबें रखते हैं वहां पे ये आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप बेझिझक इसको पढ़ लें। इसके अंदर बेहतरीन उदाहरण हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत भी दे रखी है इसके अंदर, ठीक है, संस्कृत भी दे रखी है। राजस्थान जी के बेहतर कंटेंट के साथ में याद करने के हिसाब से दे रखा है। बाकी सारी चीजें सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे रखे हैं, विगत जो है पिछले जो एग्जाम हुए उनके प्रश्न पत्र दे रखे हैं व्याख्यात्मक हल के साथ में। तो आप एक अच्छे वे में अपने आप की तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। फिर बात रही कि जैसे कोई चैप्टर समझ में नहीं आया या सर कैसे, तो देखो मैं आपको बताऊं, अभी फर्स्ट ग्रेड का मेरा बैच चल रहा है, उसमें मैं साइंस, रीजनिंग, ये सारी चीजें जो है फैकल्टीज यहाँ पे अपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रही है।
तो अभी साइंस चल रही है, उसके बाद में जल्द रीजनिंग शुरू की जाएगी। तो रीजनिंग के अंदर आपके जितने भी चैप्टर है वो सारे कवर हो जाएंगे, आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। इसके अलावा आप खुद रीजनिंग के चैप्टर सर्च करके भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे बेस्ट विकल्प मिल जाते हैं आपको पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, जरूरी नहीं कि अपने कहीं 4-5 हजार रुपए कोर्स के लग रहे हैं तभी हमारी स्टडी होगी, ये जरूरी नहीं है। आप 400-500 रुपए की एक गाइड लेकर और बेहतरीन तरीके से कंटेंट को और अच्छे से अलग अलग यूट्यूब पे बेस्ट टीचर आपको मिल जाते हैं, वहां से समझ के और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। ये होता है स्मार्ट वे। और एक होता है कि नहीं हमें तो पैसे ही खर्च करने हैं, तो देखो उसका तो कोई सॉल्यूशन होता नहीं। फिर राजस्थान जीके की मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक भी क्लास अदर सर्च नहीं करनी पड़ेगी, पूरी क्लासेस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ दे रखी है यूट्यूब पर। आपको गौरव ज्ञानधारा चैनल पे जाना है, जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं वहीं से आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाना है और राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सेकंड ग्रेड के नाम से होगी या वो, तो आप लोगों के भी जीके वही रहता है, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में और याद कर सकते हो। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे है ना साइंस तो आपके इसके अंदर आती नहीं है, साइंस के बाद में अपने रीजनिंग की शुरू करेंगे, वो आपको वहां से मिल जाएगी। हिंदी की क्लासेस 13 तारीख से अपने ग्रामर की शुरू हो रही है, बेस्ट विकल्प है आप लोगों के पास, फ्रेश क्लासेस बिल्कुल शुरू हो रही है 13 तारीख से। तो आप उन क्लासेस को पढ़ के आपका हिंदी व्याकरण पूरी हो जाएगी। लगभग मान के चलो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कोचिंग यहां से करने को मिल रही है, आपको पेड कोर्स की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। तो ये है आपके छोटे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन विकल्प जो है ये साबित हो जाएगा। और क्लासेस जितनी भी है वो अपनी यूट्यूब चैनल पे ही है, कोई ऐप नहीं है अपना, क्लासेस के लिए कोई ऐप नहीं है, ऐप पे सिर्फ टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, जो विद्यार्थी इच्छुक हो तो वो कर सकते हैं। और जो अपनी पीडीएफ वगैरह जितनी भी है या कोई जानकारी है वो सारी टेलीग्राम ग्रुप पे दी जाती है, टेलीग्राम चैनल पे, जिस पर 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और नियमित फायदा उठा रहे हैं। तो ये है साथियों, आप लोगों को मैंने जो है पूरी जानकारी यहाँ पे बता दी कि कहां से क्या योग्यता रहनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या इसके अंदर सिलेबस रहता है, और सिलेबस मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा दूंगा। बेस्ट विकल्प बुक का क्या हो सकता है, क्लासेस यदि लेनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही क्लासेस, और भी आप टॉपिक के अनुसार सर्च करके आपको बेस्ट विकल्प मिल जाते हैं पढ़ने के, वो आप देख सकते हो। और समय समय पे कोई गाइडेंस हुई तो मैं जरूर बताऊंगा। एक वीडियो में पीटीटी से रिलेटेड भी बनाऊंगा और एक वीडियो अपने कांस्टेबल के एग्जाम या पुलिस विभाग में जो जाना चाहते हैं उनसे रिलेटेड भी अपन बनाएंगे, ताकि उन्हें भी बेहतर गाइडेंस मिल सके और मार्गदर्शन के अभाव में कोई भी विद्यार्थी भटके नहीं। तो ये है कुछ, क्योंकि 12th के बाद में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है, कई बार आसपास मार्गदर्शन नहीं होने से वे भटक जाते हैं। तो जो भी गाइडेंस अपनी तरफ से हो सकेगा वो विद्यार्थियों की बिल्कुल की जाएगी और विद्यार्थियों की हेल्प यहां से जरूर की जाएगी। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।